हर साल विश्व युवा दिवस की होती है थीम। – 2020 की थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। यूएन ने सोशल मीडिया कैंपेन #31 Days of Youth भी शुरू किया है। सफलता के लिए क्या जरूरी है? कड़ी मेहनत, विलक्षण प्रतिभा, भाग्य या फिर भाई भतीजावाद? सफलता का सच्चा सूत्र। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और मैं आपको बता दूं कि 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया था कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिले, युवा आगे बढ़े, क्योंकि युवा देश की रीढ़ है, कर्णधार है देश का। देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की सबसे बड़ी महत्ता होती है। आज मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में। हमारे साथ अनन्या सोलंकी है जो CBSE में टॉपर हैं, तनिष्का हैं, तनिष्का गांधी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सैजल यादव हैं, आप पिस्टल शूटर हैं, हिमांशु लांबा हैं, आप रोल बॉल प्लेयर हैं, ऐश्वर्य शोरान है जो IAS में टॉपर रहे हैं, 93 रैंक उनकी रही है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जिस तरह से मैंने कहा कि देश की रीढ़ होता है युवा, युवा वो है जो देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने का मादा रखता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद उन युवाओं से जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर यह साबित किया कि यूथ जिस तरफ चल पड़ता है देश उसी तरफ चल पड़ता है। सबसे पहले मेरे साथ सैजल यादव हैं, आप नेशनल लेवल प्लेयर शूटर हैं। सैजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कह रहा हूं कि युवा जो हैं अपनी सोच से, अपने काम से देश को दशा भी देता है, देश को दिशा भी देता है। और आपने एक छोटी सी उम्र में, अभी आप 10वीं कक्षा में हैं और आप उभरती हुई पिस्टल शूटर हैं, किस तरह से आपने तय किया, क्योंकि कक्षा 10 में बहुत छोटी उम्र होती है? यस सर, मेरे को ये इंस्पिरेशन अपने दादाजी से मिली थी कि आपको शूटिंग करनी चाहिए। ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं बच्चे, तो आपको भी वैसे ट्राई करना चाहिए कि आप भी कुछ आगे निकल के कुछ करके दिखा सको। यस सर। तो उस प्रेरणा को आपने मूर्त रूप देने के लिए कितनी मेहनत की? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ उम्र छोटी है लेकिन काम आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स में 2 बार गोल्ड मेडल ले चुकी हैं। तो किस तरह से इतनी सी उम्र में आपने इतनी लंबी दूरी तय करने की सोच ली है? सर, ये बस एक शौक जिसे कहते हैं वो है जो उभर के आ रहा है आगे, और इसी से मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी ओलंपिक्स तक जाऊँ और अपने पेरेंट्स का और इंडिया को ऊंचे स्तर पर लेके आ सकूँ। चलिए, भारत को उच्च स्तर पर ले जा सकूं। छोटी सी उम्र में एक बड़ी सोच उनके जहन में पल रही है और कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं उसको फलीभूत करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और वो मेहनत दिखाई दे रही है सैजल यादव के साथ, क्योंकि वो 2 बार गोल्ड मेडल ले चुकी हैं, पिस्टल शूटर हैं। हमारे साथ हिमांशु लांबा भी हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं रोल बॉल प्लेयर में। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। और मैं जिस तरह से कह रहा था कि एक छोटी उम्र में बड़ा काम करने के लिए बड़ा सा एक हौसला चाहिए होता है, आप भी उसी पायदान पर लगातार बढ़ रहे हैं। आपने अभी 11 साल से आप खेल रहे हैं। 11 साल अगर आपकी उम्र से, खेलने की उम्र से हटाए जाएं तो बहुत कम उम्र से आप शुरू हो गए। तो किस तरह ये सफ़र तय करते जा रहे हैं, क्योंकि युवा जो है खेल की दुनिया में युवाओं का एक विशेष योगदान है जो देश को आगे बढ़ाता है? हाँ जी सर, कोई भी देश हो उसमें अगर युवा अच्छा है तो वो बिल्कुल तरक्की करेगा, और इंडिया तो वैसे भी सबसे ज़्यादा इंडिया में युवा ही है अभी इस दौरान। और मैं चाहता हूं कि सभी युवा किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ले। जैसे मेरा इंस्पिरेशन था सचिन तेंदुलकर, उनकी वजह से मैंने बहुत सारे गेम्स, मतलब मैं क्रिकेट तो देखता ही था, बाकी सारे गेम्स में यही कोशिश करता था कि जो भी मैं खेलूं बेस्ट रहूं उस गेम में। हमेशा कंपटीशन मेरा मतलब बेस्ट लेवल पे रखता था मैं, कि मैं हमेशा अच्छा दूँ। प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने मेरे सर के साथ, रमेश सर हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। नॉर्मल टीम के साथ तो प्रैक्टिस की है, एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया है। इस वजह से मैं इंडिया खेल पाया, गोल्ड मेडल लाया, हाईएस्ट स्कोरर भी रहा उस टूर्नामेंट में। ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है मेरी। अच्छा, आपने 2018 में मेवाड़ फाउंडेशन के अरावली अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। 2017 में भी आपने अवार्ड जीते हैं। मेरा कहना ये है कि जब एक उम्र जब आदमी की खेलने कूदने की होती है, चूंकि आप खेल से ही जुड़े हैं तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि खेल खेल में दुनिया बदलने की जो सोच है, इसको आज हम युवा दिवस की बात कर रहे हैं, तो इस दिवस पर
क्या कहेंगे, किस तरह से युवाओं को इस सोच को डेवलप करना चाहिए? सर, आप जब भी एक खेल खेलते हैं तो आप में बहुत सारी अलग अलग खेलने में सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं यूज़ होती, आप सिर्फ फिजिकली डेवलप नहीं होते, आप मेंटली भी बहुत डेवलप होते हैं। आपका एक फ्रेंडशिप लेवल होता है, आप मिल बांट के सामान सीखते हैं, मिल बांट के कैसे रहते हैं। जब एक टीम होती है वो सब एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। एक टीम तभी जीतती है जब वो सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल बांट के रहते हैं। जी बिल्कुल, टीम जब भी जीतती है जब एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, क्योंकि टीम वर्क अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे साथ तनिष्का गांधी जुड़ी हुई हैं। मैं बता दूं कि तनिष्का भी एक यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में आप बहुत सारे अवार्ड भी ले चुकी हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तनिष्का, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटी उम्र बड़े काम, और ख़ास तौर पर हम अगर भारत की बात करते हैं तो सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिवेश है उसके मापदंडों के अंदर एक बेटी का इस तरह से स्ट्रगल करके आगे जाना, क्या कहेंगी आप? ये किसी और को कुछ सिखाने से पहले खुद में बहुत कमियां होती है, तो पहले वो ढूंढ कर उन्हें सुधारना पड़ता है। तो बहुत कमी थी मेरे में, मैं 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी। और मुझे सीधा एक टेस्ट होता है DMIT, वो टेस्ट करवाने के बाद मेरे को पता पड़ा कि मैं 200, 300, हज़ारों बहुत लोगों के सामने बोलने की हिम्मत रखती हूँ। अब ये सुनते ही मैं खुद कांप गई कि ये सब मेरे में तो है ही नहीं। मैं 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाती हूँ, मैं स्कूल में अच्छी नहीं हूँ, मैं पता नहीं कितनी बार फेल हो चुकी हूँ। तो एक तो इतनी बार मतलब वीक स्टूडेंट है, तो टीचर्स की एक बैड पॉइंट में आ जाते हैं हम। तो उसके बाद 2 साल का टाइम पीरियड लगा था मेरे को इम्प्रूव होने में, लेकिन उसके लिए हमने मेडिटेशंस एंड काफ़ी सारी जिससे फोकस बढ़ता है उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया। और उसके बाद करने के बाद कहीं मतलब एक उभार, एक अच्छा निकल कर आया मेरे में कि हाँ हिम्मत है, थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरे में। तो ये बहुत ही मेहनत का सफ़र था, पर हुआ। लेकिन इस सफ़र में जब आपको लगता है 15 साल की उम्र में लोग आपको यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, सुनते हैं, लोग एक जगह थम जाते हैं जब आप बोलने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इतनी कम उम्र में मुझे अभी और बहुत सारा सफ़र करना है? उसके लिए क्या तैयारियां आपकी हैं? सर वो तो करना है, और उसके लिए अगर कल सुधारना है तो आज से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से मैं मेहनत में लगी हुई हूँ। जी बिल्कुल, आप मेहनत में लगी हुई हैं। ये तनिष्का हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 15 साल की उम्र में आपने बहुत सारे अवार्ड अपनी झोली में लिए हैं, और जब मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इतनी कम उम्र में वो क्या क्या करने जा रही हैं और आगे क्या करेंगी। इसके अलावा मेरे साथ और भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनन्या सिंह है। अनन्या सिंह से मैं बात करना चाहूँगा। अनन्या, आप CBSE रिजल्ट में जयपुर के अंदर छाई हैं। आप 99.6% अंक के साथ देश में दूसरे नंबर पर रही हैं। पूरे देश में आपने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, खासतौर पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, युवाओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, और आप उभरते हुए एक ऐसे युवा हैं जो अपनी इबारत खुद लिख रहे हैं, अपनी मेहनत से लिख रहे हैं। लेकिन इस मेहनत में और किस किस की मेहनत जुड़ी थी, किसका सहयोग रहा, और आगे आपने क्या सोचा है उसके बारे में? बड़ा पार्ट हमारी टीचर्स का रहता है, क्योंकि टीचर ही वो हैं जो आज के युवा को शेप करते हैं। उनकी जो थिंकिंग है, उनका थॉट प्रोसेस, वो सब जिस सराउंडिंग में वो रह रहे हैं उसी से इन्फ्लुएंस होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जर्नी में मेरे टीचर्स और उससे भी ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि अगर आपको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता तो आपके अंदर खुद भी वो मोटिवेशन नहीं आता। लेकिन लकीली मेरे पेरेंट्स ने, मैंने जो भी करने का डिसाइड किया उसमें हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और इसी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाई। जी बिल्कुल, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर्स ने सपोर्ट किया, इनका कहना है। लेकिन जिस तरह से आपको एकदम से पता लगा होगा कि देश में आपने 2nd पोजीशन पे आप आई हैं, उस वक्त आपकी खुशी थोड़ा सा, यहाँ जो युवा देख रहे होंगे उनको लगेगा, और वाकई में उनका मोटिवेशन होगा जिस तरह से आप बताएंगे कि किस तरह आपकी वो खुशी थी कि आपने सोचा था जो आपने गेन किया। मुझे ये लगा था कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जब
मुझे रिज़ल्ट पता चला तब मेरे को काफ़ी टाइम तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरा रिज़ल्ट है, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे सच में इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो इतने सालों से, जब आप इतना उसमें अपना टाइम दे रहे हो, इतनी मेहनत डाल रहे हो, तो जब फाइनली उसका फल मिलता है तो वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि वो आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। और वो सच में उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं जिस चीज़ में अपना ध्यान लगाती हूँ वो मैं बिल्कुल अचीव कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, जिस चीज़ में ध्यान लगा सकते हैं उसको अचीव करना बड़ी टेढ़ी खीर होता है, और आपने वो टेढ़ी खीर प्राप्त कर ली है। एकलव्य जैसी साधना चाहिए होती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो किया है अनन्या ने। हमारे साथ ऐश्वर्या शोरान जुड़ी हुई हैं। मैं बता दूं कि बेटियां, खासतौर पर धोरों की धरती की बेटियां, जहां मरुस्थल है, बेटियों का जो स्तर है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे वो उनको आगे बढ़ने को उनकी पढ़ाई का शैक्षणिक स्तर हो, उसको लेकर काफ़ी सारी विवादास्पद बातें राजस्थान से जुड़ी रही हैं, लेकिन वो भ्रम बेटियों ने तोड़ा है। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बेटियों ने किस तरह से अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। ठीक वैसे ही है ऐश्वर्या शोरान, जो चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के एक छोटे से गाँव चुबकिया ताल से आती हैं। ऐश्वर्या शोरान, आप बिना कोचिंग किए सिविल सर्विसेज में आपने 93 रैंक प्राप्त की है। बड़ी बात है, बिल्कुल एकलव्य जैसी आपकी साधना रही है, क्योंकि घर रहकर एक बेटी को इस तरह तैयारी करना, और एक गांव की बेटी, धोरों की धरती की बेटी जिसने ये सफलता हासिल की, और आप फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रही, यानी कि खूबसूरती के भी आपने खिताब जीते और शिक्षा के भी आप खिताब जीत रही हैं। आप 93 रैंक पर आई IAS टॉपर में। कितनी मेहनत है इसके पीछे, किसका मोटिवेशन? तकनीकी खामी के चलते ऑडियो नहीं आ रहा है ऐश्वर्या का। जी ऐश्वर्या, आप सुन पा रही हैं मुझे? तकनीकी खामी के चलते ऐश्वर्या मुझे नहीं सुन पा रही। मैं ऐश्वर्या से फिर जोड़ूंगा, लेकिन अब मैं वापस चलता हूं तनिष्का के पास, क्योंकि मोटिवेशन की बार बार बात होती है। मोटिवेशन वो चीज़ है जो आदमी के अंदर एक जागृति पैदा करता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी को उसकी शक्ति याद दिलाई जाती है, तो वो एक मोटिवेशन का ही काम होता है। और मोटिवेशनल स्पीकर इसमें अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। और वो जब महज 15-1 साल का स्पीकर हो तो सोचने के लिए थोड़ा सा आदमी ठिठक जाता है, और राजस्थान की बेटी हो तो और ज़्यादा गर्व की बात होती है, क्योंकि बेटियां वो सारे मिथक तोड़ रही हैं जिसको इतिहास अपनी पृष्ठभूमि में पाले बैठा था। तनिष्का, आपसे मेरा फिर एक और सवाल है। जिस तरह से आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको बतौर मोटिवेशन क्या देना चाहेंगी मेरे चैनल के जरिए? मैं सफलता के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, सफलता की राह पे चलना इतना आसान नहीं है। इसकी राह कई कठिनाइयों से भरी होती है। इसमें असफलता के खतरनाक मोड़, मुश्किलों के गहरे गड्ढे, भ्रम और असमंजस के चौराहे, और नाते रिश्तों के स्पीड ब्रेकर के साथ साथ परिवार के चेक पोस्ट, इन पे भी रुकना ज़रूरी होता है। इन सारी परेशानियों के बावजूद हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं, अगर हमारे पास एक गाड़ी हो संकल्प की, जिसमें पहिए लगे हों हौसले के, जिसके स्टीयरिंग पे हो क्रम और जिसके इंजन में हो श्रम। और ऐसी गाड़ी को अगर रास्ते पे पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ बढ़ाया जाए तो सफलता तनिष्का, उसमें एक बैक मिरर की भी जरूरत पड़ती है। आपका बैक मिरर कौन है उस गाड़ी में? अगर हमारे टूल बॉक्स की भी तो जरूरत पड़ती है, तो अगर हमारे पास टूल बॉक्स में हो धैर्य, तो हमारे धैर्य, हम जिंदगी में जितनी भी मुश्किलों से टकराते हैं, आधे लोग धैर्य ना होने के चक्कर में हार जाते हैं उनसे, उनका सामना करने के बजाय। तो वही है। जी बिल्कुल। चलिए, आपकी गाड़ी बिल्कुल गंतव्य तक पहुंचे, ये पूरी कोशिश रहेगी। हिमांशु जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं बता रहा था कि हिमांशु जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, रोल बॉल प्लेयर हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है, क्योंकि हर खेल में जो जीतता है वही खिलाड़ी होता है। और हिमांशु लांबा अपने नाम को भी सार्थक कर रहे हैं। आप जयपुर के रोल बॉल प्लेयर हैं और 11 साल से खेल रहे हैं। आप दिसंबर 2017 में साउथ एशियन गेम्स में भारत के लिए आपने गोल्ड मेडल जीता है,
और टूर्नामेंट के हाई स्कोरर रहे हैं और 2018 में आपने मेवाड़ फाउंडेशन के अरावली अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। हिमांशु, ये खेल बरकरार रहे और भी लोग खेल पाएँ और खेल खेल में देश को बदलें, उसकी दिशा को बदलें, उसकी दशा को बदलें, क्योंकि खेल आज के ज़माने में काफ़ी कॉस्टली भी हो गया है। ऐसे में आदमी को क्या करना चाहिए, क्या मोटिवेशन आप देंगे जो युवा आपको देख रहे हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है? सर, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे खुद को खेलना पसंद है तो ही मैं खेलूँगा, अगर मुझे पढ़ना पसंद है तो मैं पढ़ूंगा। मतलब जो आजकल युवा आजकल उसी जगह जा रहे हैं, उसी तरफ दिशा है उनका। जो सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है आजकल, तो सब इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि जो उनके खुद के इंटरेस्ट है वही वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे मेरा खुद का इंटरेस्ट बचपन से था कि मैं खेल में, मेरे को लगता था कि मैं सिर्फ खेलूं, मेरे को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैं खेलना पसंद करता था। मेरा चाहे पढ़ाई का टाइम चला जाए, मेरे को उससे मतलब नहीं था, पर मेरे को खेलना पसंद था। अब पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, पढ़ना जरूरी है, पर अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा खेलने में है या क्राफ्ट्स में है या किसी और चीज में है, तो आपको अपना मतलब जो बाय हार्ट आपका इंटरेस्ट है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, वो हमेशा सही होता है, मैं यही बोलना चाहूँगा। और आप अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं कुछ और फॉलो करने के लिए, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए वो चीज़। ये नहीं है कि आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दो उस चीज़ को, आपको वो भी चीज़ ट्राई करनी चाहिए। क्या पता आपको नए इंटरेस्ट बिल्ड होए, क्योंकि ये यूथ ऐसी चीज़ है कि सर आपको नए इंटरेस्ट बिल्ड होते रहते हैं, पुराने छूटते जाते हैं, नए दोस्त बनते हैं, पुराने छूटते जाते हैं। बस वही चीज़ है। तो मैं यही बोलूँगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो करिए, आप उसी में अव्वल बन सकते हो। आप थोपना नहीं, किसी थोपना नहीं है, वजन नहीं देना चाहिए सर किसी चीज़ पे किसी को, तभी आप आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो थोपना नहीं चाहिए, अपने मन में जो पाल रखा है उसको साकार करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ही नहीं, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते में आपको बाधाएं आएंगी, जिस तरह की तनिष्का ने बताया। आपको एक ऐसी गाड़ी तैयार करनी है जिस गाड़ी में धैर्य हो, संवेदना हो, जिस गाड़ी में सपोर्ट हो, जिस गाड़ी में आपकी इच्छा शक्ति हो, जिस गाड़ी में वो तमाम चीज़ें जो तनिष्का ने बताई थी, तब जाकर आपकी गाड़ी उस गंतव्य तक पहुंचेगी जिसका आप अपने जहन में ख्याल करके चल रहे हैं। हमारे साथ सैजल हैं। सैजल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप नेशनल लेवल पिस्टल शूटर हैं, 10वीं क्लास की छात्रा हैं, अभी लंबा सफ़र आपको तय करना है। इस सफ़र में अब अगला निशाना क्या होगा? यस सर, मेरा अगला निशाना तो ये होगा कि अब मैंने लास्ट ईयर नेशनल खेला था, तो उसमें मेरा स्कोर थोड़ा कम था, बट अभी मेरा स्कोर 400 में से 375 टू 370 ऐसे कुछ चल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ये स्कोर और आगे बढ़े और मैं 600 के मैच में और ज़्यादा अच्छा खेल के अपना जो मन का जो अस्तित्व है वो ऊंचे स्तर तक ला सकूँ। कौन रोल मॉडल है आपका? यस सर। रोल मॉडल किसको मानते हैं आप? सर, मेरे पेरेंट्स और मेरे जो कोच हैं उनको। मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सहयोग है इस चीज़ में कि मैं आज ये गेम खेल रही हूँ, और मेरे कोच जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। मैं एकलव्य शूटिंग रेंज से आती हूँ जी, और बस यही कि मेरे को बहुत अच्छी मेहनत करनी है, और मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि हर कोई अपने जो मोटिवेशनल पाथ है उस पर चले और आगे जाके बहुत अच्छा करके दिखाए। बिल्कुल। तनिष्का, मैं एक सवाल आपसे यहाँ ये करूँगा कि अधिक मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग जो होती है वो कितनी ज़रूरी है युवा को आगे ले जाने के लिए? अगर आपको पता है कि जैसे कि सब लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन दुनिया में कई लोग हैं, मैं भी उनमें से ही थी, जिसको पता ही नहीं था, ना पढ़ाई अच्छी ना स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी, तो करना क्या है। तो मेरे सर ने एक टेस्ट किया मेरा DMIT, तो उस टेस्ट में जब पता पड़ा कि मैं स्पीकर बन सकती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स भी शॉक हो गए कि नहीं, इससे नहीं होगा, रहने दो। बट जब मतलब उस टेस्ट पे मैंने काफ़ी वर्कआउट किया, काफ़ी वर्क किया, तो पता पड़ा कि हाँ, लाइक थिंग्स कैन हैपन अगर आप हार्ड वर्क करोगे। तो मतलब बस आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि आपका फोटे क्या है, आपके अंदर का वो टैलेंट क्या है, एंड देन जस्ट गो ऑन द वे ऑफ सक्सेस। जी जी, बिल्कुल, तभी सफलता के रास्ते पर आप जा सकते हैं। अनन्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनन्या, आपने जिस तरह से 99.6% अंक प्राप्त किए CBSE में, और 600 में से ये अंक प्राप्त किए गए 598, बड़े गर्व की बात है। एक बेटी पूरे देश में दूसरे नंबर पर आती है और मरुधरा की बेटी है। इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कैसी मेहनत और किस तरह से की गई मेहनत है?
ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत लगी ये अचीव करने के लिए, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये मेहनत कंटिन्यूअस हो, ये बहुत ज़रूरी है। निरंतर मेहनत करने के बिना आपको ऐसी सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जैसे काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि वो एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले अगर पढ़ाई शुरू करेंगे तो उनका नतीजा अच्छा आएगा, लेकिन बात यह है कि अगर आप साल की शुरुआत से ही आप निरंतर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो एंड में आप पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा और फिर आपसे अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपना मंत्र यही रखा कि मैंने साल की शुरुआत से ही अच्छे से पूरा मन लगाकर पढ़ाई करी, तो एंड में मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं बना। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और उसके लिए किस तरह के जतन आपने किए? मैं दिन में अराउंड 4 से 5 घंटे रोज़ पढ़ाई करती थी, और मेरा पढ़ाई का यही सिस्टम था कि मैं हमेशा पहले से डिसाइड करती थी कि मेरे को क्या पढ़ना है। तो रोज़ मैं हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालती थी कि आज मेरे को इस सब्जेक्ट में ये सब करना ही है, और जब तक मेरा वो पार्ट नहीं होता था तब तक मैं पढ़ाई बंद नहीं करती थी। तो इसीलिए ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया और एक सब्जेक्ट वीक ही रह गया। मैं सारी सब्जेक्ट्स की इक्वली पढ़ाई करती थी, तो साथ में फिर मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली। जी बिल्कुल, जिस तरह से पढ़ाई का तरीका आपको बताया गया, अनन्या ने आपने बताया, जो युवा सुन रहे हैं वो उसको अमल में ला सकते हैं। ऐश्वर्या जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, अब ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। ऐश्वर्या, मात्र 10 महीने की पढ़ाई, कोई कोचिंग नहीं, चूरू के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और 93 रैंक IAS टॉपर, कैसे? हेलो, आप सुन पा रही हैं ऐश्वर्या मुझे? ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि 10 महीने की मात्र पढ़ाई और कोई कोचिंग नहीं करना और फिर भी सफलता हासिल करना IAS जैसे कंपटीशन में, जो देश का सर्वोपरि कंपटीशन कहा जाता है, किस तरह से सफलता मिली? मुझे लगता है शायद ऐश्वर्या हमें सुन नहीं पा रही हैं। कोशिश करेंगे हम ऐश्वर्या से फिर से जुड़ने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, जिस दिवस की बात कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंटरनेशनल यूथ डे, जो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार किया गया था। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से 1999 में तय किया गया था ये कि 17 दिसंबर को तय किया गया था कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, और उसमें खास तौर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए इस दिवस की परिकल्पना की गई थी। वो परिकल्पना आज साकार रूप लेती नजर आ रही है, और खासतौर पर अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो हमारा देश सबसे युवा देश कहलाता है। जिस तरह से 50% लोग जो हमारे यहाँ 25 के अराउंड हैं, और उसके अलावा लगभग 1/4 14 साल से नीचे के लोग हैं, तो ऐसे में एक युवा देश है, प्रगति की तरफ देखता है, विकास की तरफ देखता है, लेकिन प्रगति और विकास दोनों की तरफ ले जाने के लिए वो युवाओं की तरफ देखता है। लेकिन युवा किस तरफ देख रहे हैं, उसी को लेकर हम आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं। सैजल, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूँ। नेशनल लेवल प्लेयर शूटर, कितने घंटे की मेहनत लगती है, पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ता है उस गेम को लेकर के, और कैसे मैनेज करते हैं आप, अपना पूरा शेड्यूल क्या रहता है आपका? यस सर, इस गेम में मेहनत की तो बहुत ज़रूरत है। डेली 4 to 5 आवर्स हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और एज ये पिस्टल एयर शूटिंग है, एयर पिस्टल 10 मीटर शूटिंग मैं खेलती हूँ, तो इसमें अप्रोक्स 5 आवर्स तो प्रैक्टिस मस्ट है। और जैसे कि बात आई है पढ़ाई की, तो ये पढ़ाई में भी काफ़ी मोटिवेशन है इससे, कि हम जब ऐसे डेली मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें, फिजिकल एक्सरसाइजेज और जो मेरी प्रैक्टिस के 5 आवर्स हैं, वो सबको मैनेज करते हुए पढ़ाई भी आराम से हो जाती है। और इस गेम के ज़रिए जो मेडिटेशन पावर है वो बहुत इंक्रीज़ होती है, और जिसके कारण मेरी पढ़ाई में जो ध्यान है, वो चाहे मैं 2 घंटे पढूं फिर भी वो ज़्यादा अच्छे से मेरे को लर्न होती है हर चीज़। तो आपको लगता है कि गेम जो है आपको पढ़ने में भी मदद करता है, क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति गेम से बढ़ती है, आपका फिजिकली आप स्ट्रांग होते हैं, मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा याद होता है, अच्छे से पढ़ पाते हैं? यस सर, ऐसा बिल्कुल है।
जी बिल्कुल ऐसा है। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पढ़ाई की जब बात आती है, आपने कहा पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, खेलने में आपका मन लगता है, तो आपको लगता है कि खेल जो है वो पढ़ाई को कहीं कमज़ोर करता है? ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। अगर मैं खेल में ज़्यादा समय दे रहा हूँ तो मैं खेल में अच्छा हूँगा, अगर मैं पढ़ाई में ज़्यादा समय दूंगा, मैं पढ़ाई करूँगा, रिवीजन करूँगा, तो मैं ऑब्वियसली पढ़ाई में इम्प्रूव करूँगा ही करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल वैसा का वैसे ही वही सिचुएशन रहेगी जो मेरी पहले थी। वो तो आपके समय के ऊपर है, आपकी रुचि के ऊपर है, आप किस चीज़ में आपकी रुचि है। अगर मेरे को आज ड्राइंग करने में रुचि होती तो क्या पता मैं एक आर्टिस्ट होता। वो समय देने के ऊपर बात है सारी। जी बिल्कुल, समय देने की बात है और समय देकर ही सफलता हासिल की जा सकती है, मेहनत के जरिए, अपने हौसले के जरिए। और अब हम बात करेंगे कि ये एक ऐश्वर्या से हम फिर से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या से बार बार हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तकनीकी खामी थी। ऐश्वर्या, मेरा सवाल आपसे यही है कि छोटा सा गांव चूरू के पास आपका चुबकिया ताल, वहाँ की एक बेटी, यानी धोरों की धरती से निकली एक बेटी, महज 10 महीने की पढ़ाई में बिना किसी कोचिंग के IAS टॉप करती है, 93 रैंक लेकर आती है। कैसा सफलता का ये मंत्र है? सुन पा रही हैं? आप अपनी बात रखिए। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। लगता है ऐश्वर्या तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो आप सब मेहमान हमसे जुड़े हमारे स्टूडियो में, ये युवा, ये यूथ हमसे आकर जुड़ा और उन्होंने अपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, ये बताने के लिए कि किस तरह से युवा देश को एक नई गति दे सकते हैं, देश की रीढ़ हैं, कर्णधार हैं, देश का भविष्य हैं। इन्हीं के कंधों पर इस देश का भविष्य टिका है। और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के लोग जो यूथ हैं और आगे आ रहे हैं और जो सारे मिथक तोड़ते जा रहे हैं, तो ये तय है कि देश का जो स्वर्णिम भविष्य है वो आने वाला है। यहाँ हम एक छोटे से अंतराल के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की और हमारे साथ देश की बेशकीमती संपत्ति मतलब युवा जुड़े हुए हैं। वो युवा भी जो देख रहे हैं और वो युवा जो हमारे साथ स्टूडियो में है, हमारे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक नई इबारत लिखी है, लिख रहे हैं और कोशिश है कि उस इबारत को और मजबूत किया जाए और अच्छे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए ताकि इतिहास हमेशा चमकता रहे, दमकता रहे। चलिए मैं एक बार फिर हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं ऐश्वर्या शौरान, जिनसे हम बार बार बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि धोरों की धरती से निकलने वाली एक बेटी जो चूरू के एक छोटे से गांव से निकलती है, मात्र 10 घंटे पढ़ाई करती है, 10 महीने पढ़ाई करती है और कोई कोचिंग नहीं करती है, बावजूद उसके IAS टॉप करती है, 93 रैंक लेकर आती है। क्या मेहनत उसके पीछे है, क्या मोटिव उसके पीछे है और किस तरह से उसे आप हासिल कर पाई हैं? जी, सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से मैं देशवासी और पूरे भारत के लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी, उन्होंने इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद मुझे। रही बात मेरी ये जर्नी की किया, तो मेरा ये मानना है कि अब एग्जाम होता है तो उसे कोई बहुत जीनियस माइंड नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, रोजाना करेंगे, अपने एक बैलेंस बनाकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बस मैंने यही किया और नतीजा सबके सामने है। जी बिल्कुल। ऐश्वर्या, आप फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट रही 2016 में,
तो 2016 में आपने ये खिताब लिया, तो खूबसूरती का भी आप खिताब ले चुके हैं और शिक्षा का भी आप खिताब ले चुके हैं। देश की सर्वोच्च सर्विस में आप जा रही हैं, 93 रैंक आपने ली है। तो ये दोनों खिताब लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, किस तरह की मेहनत उसके पीछे रही है? जी देखिए, मैं मेहनत करने से कभी नहीं घबराती। रही बात मेरे फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट बनने की और सिविल सर्विसेज जो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है उसमें जाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर आती हैं, आपको उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए, हमेशा सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और मेहनत तो एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी उम्र करनी होती है। या तो आप आराम से बैठकर सारी जिंदगी ये सोचते रहें कि काश मैं ऐसा बन पाता, काश मैं वैसा बन पाता, या आप कड़ी मेहनत करके वो सब काम हासिल करने की कोशिश करें। और मैं ऐसी इंसान हूँ जो कभी भी मेहनत करने से, काम करने से घबराती नहीं हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में मैं जाऊँ। तो जी बिल्कुल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से अच्छा है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की जाए। जिस तरह से ऐश्वर्या बता रही हैं कि मेहनत करने से वो घबराती नहीं हैं, और उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि सौंदर्य के क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित किया, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने आप को अव्वल दर्जे पर ले जाकर स्थापित किया है। और मैं आपको बता दूं कि चूरू के एक छोटे से गाँव से निकली हुई ऐश्वर्या पहले प्रयास में आईएएस टॉप किया है, 93 जो रैंक उनका रहा है। और देश भर में उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप में हौसला है, अगर आप में जज्बा है, आप में मेहनत करने की खूबियत है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, चाहे वो क्षेत्र सौंदर्य का हो, चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो। चलिए तनिष्का, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा आपकी एक और खूबी है जो मुझे पता लगी कि आपके कदम अब शूटिंग रेंज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगला निशाना किस तरफ है? जी वैसे तो स्पीकर की तरफ ही है, पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट शूटिंग में है, क्योंकि मैं वहीं राजा पार्क में द लेजेंड शूटिंग रेंज पे मैं स्पीच भी देती हूँ, मेरी सेमिनार्स भी होती है वहाँ, और वहाँ पे ही मैंने शूटिंग की ट्रेनिंग भी ली हुई है। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है शूटिंग में। मतलब एक पंथ दो काज हो रहे हैं। तो चलिए एक जगह रह करके दो काम कर रही हैं आप। और मेरे साथ हिमांशु लांबा है। हिमांशु जी, किसी भी खेल में धैर्य तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि आपको परिवार और व्यवस्थाएं दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाना होता है। किस तरह तय किया गया? सर, जैसे कि आपने ये बोली, शुरू में मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। जब मैं छोटा था तो मेरे मतलब परिवार वालों को लगता था कि अभी बहुत छोटे हो तुम, अभी टूर्नामेंट हमारे बहुत दूर दूर होते थे। जैसे 2012 में हमारी टूर्नामेंट थी तिरुवनंतपुरम केरला, तो इतनी दूर ट्रैवल करना, ध्यान कौन रखेगा आपका। अंडर 11 की टूर्नामेंट, अंडर 14 की टूर्नामेंट थी वो, तो घर वाले बहुत चिंतित रहते थे। पर मेरे जो सर थे, मेरे कोच रमेश सर, वो हमेशा घर वालों को समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको एक्सपीरियंस करने दो, जितना एक्सपीरियंस करेगा उतना आगे बढ़ेगा ये। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ अब मैं मतलब इतना कैपेबल हो चुका हूँ कि मुझे आप कहीं भी छोड़ दो, देश में या दुनिया में, मैं खुद अपने घर तक का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। आज ये सब एक्सपीरियंस की वजह से हुआ, खेलने की वजह से हुआ। बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, बहुत मतलब इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ मैं ट्रैवल नहीं किया हो। तो ऐसे अलग अलग कल्चर देखे मैंने खेलने की वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि जब आदमी मैदान में होता है, ख़ासतौर पर खेल के मैदान में होता है, तो ज़िंदगी का खेल भी समझ आने लगता है और फिर वो सामंजस्य बिठाने लगता है। उन दोनों के बीच में एक और खेल चलता है सामंजस्य का, और फिर सफलता हासिल होती है। ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक और सवाल मेरा आपसे है। जैसा कि मुझे पता लगा है 2018 में मई में आपने आईएएस का सिलेबस समझा था और 20 आते आते आप 93 रैंक पर आ गई हैं। कितनी मेहनत आपने इसके पीछे करी? क्या शेड्यूल आपका रहता था उस पढ़ाई का, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो समझ सकें और अपने जीवन में उसको उतार सकें, ताकि और बेटियां भी आपकी तरह आगे आएं? जी देखिए, जितनी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कि यूपीएससी की परीक्षा आसान नहीं है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है कि आप उसे, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी परीक्षा है जो आदमी दुनिया के, देश के किसी कोने में बैठकर ऑपरेशन कर सकता है, और अगर मैं निकल सकती हूँ तो कोई भी निकल सकता है। बात बस उतनी है कि आप कितने फोकस के साथ अपनी किताबों को पढ़ते हैं और कितना बैलेंस बना के रखते हैं।
तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं दिन में 18 घंटे पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं हर चीज को एक संतुलन के साथ करती हूँ, और यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी मैंने यही किया। 10 घंटे मैं रोजाना पढ़ती थी, 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करती थी, और बाकी 6 घंटे अपनी बाकी हॉबीज भी मैं उसमें मैं जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा पढ़कर और फिर अपने माइंड में इतना प्रेशर बिल्ड करना, ये कोई जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो इंसान जो यूपीएससी देने का प्रयास कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, प्लीज आप निराशाजनक ना हो। अगर थोड़े बहुत आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं इस एग्जाम को लेकर, आगे बढ़ना कंसिस्टेंसी के साथ, यही एक इस एग्जाम की सबसे बड़ी, मैं कहूंगी, सीक्रेट है इस एग्जाम में सक्सेसफुल होने का। ऐश्वर्या, एक सवाल और दिमाग में मेरे जहन में बुदबुदा रहा बहुत देर से। मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार इंटरव्यूज़ पढ़ता हूँ, जो लोग टॉपर होते हैं, आपके भी कई साथियों के मैंने इंटरव्यू देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है क्योंकि इस दौर में जब सोशल मीडिया एक तरीके से प्लेटफॉर्म बन गया है और उससे आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया पर भी आती हैं, क्योंकि आईएएस का कोई एक सीमित दायरा नहीं है, वो एक ब्रॉड दायरे में काम करता है, उसका जो कंपटीशन है, और उसके लिए आपको जहाँ से जो मिले गेन करना है। ऐसे में क्या कहेंगे आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया से दूरी बनाई जाए या उसको प्लेटफॉर्म बनाया जाए? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के मामले में ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चॉइस होती है। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके लिए लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, और उन डिस्ट्रैक्शंस से हमें हटना है एग्जाम के लिए। तो अगर आप सोशल मीडिया एक लिमिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही सोशल मीडिया आप पर हावी होने लगे, आपकी तैयारी पर हावी होने लगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप तैयारी करें तो जितने डिस्ट्रैक्शंस आप अपनी लाइफ में कम कर सकते। रही बात इंफॉर्मेशन गेन करने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट से आप अगर प्रोडक्टिवली अपना टाइम यूज करें, उसमें सोशल मीडिया का कहीं सवाल नहीं आता। जो आपको स्टडी मटेरियल निकालना है, आप रिसर्च करके ऑनलाइन जाकर जिस भी वेबसाइट से निकालना चाहते हैं आप निकालिए। लेकिन रही बात कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स की, अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पे चैट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो यूपीएससी में आपके कहीं काम आएगा। हाँ, अगर आप थोड़ा डिस्ट्रेस होना चाहते हैं, तो आधे घंटे के लिए चलाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपने कैसे मैनेज किया था? जी, मैं सोशल मीडिया से अपने यूपीएससी की तैयारी के 1-2 महीने पहले ही हट गई थी मैं सारे प्लेटफॉर्म से। उसका सिंपल सा कारण था कि सुबह उठते ही अगर मैं अपने फोन में चेक कर रही हूँ कि फोटो पे कितने लाइक आए हैं या कितने कमेंट आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी मुझे फायदा देने की जगह मेरा नुकसान कर रही है। मैं अपनी आम जिंदगी से हटकर एक वर्चुअल जिंदगी में ज्यादा ध्यान देने लगी। और मुझे लगता है कि आजकल के युवाओं के लिए ये प्रोग्राम एक युवाओं के लिए प्रोग्राम है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम युवाओं के लिए यही है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अगर इसीलिए मैं पर्सनली मुझे सोशल मीडिया से हटना ही थोड़ा दिन के लिए ठीक लगा, और अभी भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सनल डिसीजन है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहते हैं और कितनों को रखना चाहते हैं। अब जब आपको ये सफलता मिल गई है, तो इस सफलता को किस तरह से आपने, क्योंकि सहज लिया या आपको लगा कि सिर्फ 10 महीने में मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, या आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं बिल्कुल करूंगी? कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक हौसला होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। जी देखिए, एग्जाम तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। मुझे रिजल्ट का तो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि रिजल्ट में मेरा नाम आएगा तो कौन सी रैंक पर आएगा। मुझे लगता है सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और वो डिजर्व करते हैं, कुछ लक फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन एक चीज जरूर थी कि मुझ में ये आत्मविश्वास था कि अल्टीमेटली मुझे बनना तो सिविल सर्वेंट ही है। तो आज नहीं तो कल मैं जरूर बन के दिखाऊंगी। अगर इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, उठकर फिर से अपनी किताब में उठा लूंगी और अगले दिन से शुरुआत वापस से वही यूपीएससी की साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। तो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट था मेरा कि रिजल्ट किसी भी तरफ झुक सकता है, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर्ड।
जी बिल्कुल, रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है, ये ऐश्वर्या का कहना है। लेकिन ऐश्वर्या ने ये तय कर लिया था कि अगर समय ने उनका साथ नहीं दिया तो फिर से वो समय का साथ पकड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, पढ़ाई करेंगी, अपनी अध्ययन को जारी रखेंगी। लेकिन पहले ही प्रयास में आपने सफलता हासिल की, आपको बहुत बहुत बधाई है। और मैं अब अनन्या से बात करना चाहूँगा। अनन्या, पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई, शिक्षा एक वो क्षेत्र है जो युवा को एक स्वर्णिम पथ की तरफ लेकर जाता है। एक तरीके से हम कहें कि वो टॉर्च है उस अंधेरे में देखने के लिए, उस पथ पर चलने के लिए, क्योंकि शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा ही आपका पूर्णतः मानसिक विकास करती है और उसके लिए आप कई तरह के प्रयास करती हैं। कैसे पढ़ें और कैसे आयाम गढ़ें, ये आपसे जानेंगे, क्योंकि आपने किस तरह पढ़ाई की और ये आयाम गढ़ने के लिए, क्योंकि छोटी मोटी पढ़ाई या 1-2 घंटे किताब उठा लिया, इससे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आपने किया है, पूरे देश में दूसरा स्थान लाना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा सवाल वही है कि कैसे पढ़ें और कैसे आयाम गढ़ें। पढ़ने में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने समय को मैनेज करना आना चाहिए। तो पूरे साल मेरी यही कोशिश थी कि मेरा जितना भी समय मुझे पढ़ने के लिए मिल रहा है वो मैं किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकूं। तो हर बार मैं टाइम टेबल बनाती थी और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करती थी, ताकि जो भी मेरा समय है वो वेस्ट में नहीं जा रहा है। और एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले से ही अपना लक्ष्य बना के रखें कि आपको क्या अचीव करना है इससे, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। लेकिन इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप पहले ही अपना लक्ष्य डिसाइड करें और फिर उसकी तरफ चलने के लिए आपसे जो भी मेहनत हो सकती है वो पूरी मन लगा के मेहनत करें। जी बिल्कुल, पूरी मन लगाकर मेहनत करें। लक्ष्य आपने तय कर लिया है तो आप लक्ष्य को भेद पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य भेदने के लिए पहले लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ सैजल भी हैं। सैजल, आपसे मैं फिर वही बात करूंगा, लक्ष्य बनाए रखें। जैसे कि अभी अनन्या कह रही थी, लक्ष्य अगर आपका तय है तो आप लक्ष्य भेद पाएंगे। क्या गोल रहेगा आपका? सर, मेरा गोल ये रहेगा कि मैं आगे जाके ओलंपिक्स में जाकर मेडल लाऊं और इंडियन टीम में सेलेक्ट होऊं। तो उसके लिए एक गोल चाहिए, जिस वे पे हमें चलना है वो वे चाहिए, पाथ चाहिए एक अच्छा सा, और इंस्पिरेशन चाहिए अपने से बड़ों से। जी बिल्कुल, अपने से बड़े अगर मदद करें तो आप, मैं जैसे कि बड़ों की बात करें, परिवार का किस तरह का सहयोग आपका रहता है, क्या शेड्यूल आपका दिन भर का रहता है, परिवार कैसे सहयोग उसमें करता है, या मित्र सहयोग करते हैं या कोच सहयोग करते हैं? यस सर, अभी जैसे पेरेंट्स हैं मेरे, वो पूरे दिन मेरे को ये कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, या मेरे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं चाहती हूँ मैं शूटिंग ही करूँ पूरे दिन, पर वो पॉसिबल नहीं है और एट ऑल। तो मैं एटलीस्ट 5 आवर्स प्रैक्टिस करती हूँ, उसके बाद मैं एटलीस्ट 4 आवर्स पढ़ाई करती हूँ अपनी डेली, और उससे मेरे को अच्छा रिजल्ट लाना ही होगा। बिल्कुल, डेली पढ़ाई भी करती हैं, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, शूटिंग में दिलचस्पी ज़्यादा है। तो लक्ष्य बना लिया है, जिस तरह की अनन्या भी कह रही थी कि लक्ष्य आप तय करेंगे तभी भेदेंगे। तो इन्होंने भी लक्ष्य बना लिया है कि अगला निशाना इन्हें ओलंपिक की तरफ लगाना है और उसके लिए इन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ढेरों शुभकामनाएं आपको है। लेकिन तनिष्का, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एक मोटिवेशन की बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम भारतीय युवा जो है स्वतंत्र है, आशावादी है, बड़ी बड़ी आशाएँ पाल कर बैठता है, और जो बदलते श्रम बाजार हैं वो भी उसके लिए भी वो खुला हुआ है कि नहीं हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो उनके अनुकूल नहीं हो पाती हैं। यही वजह है कि हमारा युवा दूसरे देशों की तरफ जाने लगता है, हमारा युवा कहीं और गोल तलाशने लगता है। क्या कहेंगे उसके लिए? अभी ऐसे काफ़ी सारे युवा हैं जिनको भारत में नहीं लेकिन बाहर के और अन्य देशों में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार जो आपका खुद का देश है, जो खुद की मिट्टी है, जहाँ पर आप पैदा हुए हो, वो आपके लिए ज़्यादा, जितना आपका वो आपकी खुद की मिट्टी कर सकती है उतना कोई और देश नहीं कर सकता है आपके लिए। स्किल जो है, स्किल गैप पाटने के लिए आपको लगता है कि सिर्फ सरकारी सुविधाएं हो, क्या प्राइवेट सेक्टर में उसके लिए काम नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं, ज़रूर किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता, कैसे काम किया जा सकता? हर इंसान की अलग सोचने की वे होती है, तो बस वो वे आपको ढूंढनी है। लाइक मैं मेरे वे में सोचती हूँ, तो मुझे जिसकी अभी अगर मेरा काम करना है तो मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडिया में जितने लोग हैं, मेरे से अगर 1 या 2 की भी थॉट थिंकिंग पॉजिटिव हो पाती है, थोड़ी सी भी, तो उससे मेरा दिन बन जाता है कि हाँ मैंने 1 या 2 लोगों की तो एक दिन में थिंकिंग बदली थोड़ी सी। तो मेरे पूरे साल का यही रहता है कि मैं कितने लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकती हूँ।
नेगेटिव से पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मकता ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्योंकि आप जब सकारात्मक होंगे तब आप सही सोच पाएंगे, जब आप सही सोचेंगे तो आप उस रास्ते पे चल पाएंगे जो रास्ता सही होगा, क्योंकि सकारात्मकता हमेशा सही रास्ते का ही चुनाव करती है। मेरे साथ हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था कि परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों से भी सपोर्ट मिलता है, नई नई चीज़ें हम सीखते भी हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें वो कितना प्रभावित करती हैं? सर, जैसे कि मेरा गेम है जो रोल बॉल है, उसमें व्यवस्था ही सब कुछ है। अगर आपके पास, पहली बात तो आपको स्केट्स चलाने आने चाहिए, उसके लिए रोलर स्केट्स। उसके बाद आपका ग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि कॉटा स्टोन हो या सीमेंटेड हो पूरा, मिट्टी में काम नहीं चलता। फिर गोल पोस्ट चाहिए होते हैं, बास्केटबॉल चाहिए होती है। तो मतलब व्यवस्थाएं बहुत सारी चाहिए होती है कि आप ये नहीं, क्रिकेट की तरह नहीं कि आप सिर्फ बैट उठाया और बॉल ली, आप कहीं भी खेल सकते हो, वो ये चीज़ नहीं होती। ये बिल्कुल एक नया गेम है, फास्टेस्ट गेम है, ये बहुत फास्ट गेम है। तो आपको इनमें बहुत सारी व्यवस्था चाहिए होती है, मेडिकल टीम की असिस्टेंस चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बच्चे स्केट्स के ऊपर होते हैं। स्केट्स के ऊपर आप अगर हल्का सा भी आपका बैलेंस बिगड़ा, स्पीड में आप कहीं भी गिर सकते हो, चोट लग सकती है, तो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होता है। ये सारी व्यवस्था जब एक कलेक्ट होती है, कलेक्टिवली एक साथ होती है, तब एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है। इसलिए व्यवस्थाएं बहुत ही ज़रूरी है, कोच का होना ज़रूरी है हमेशा। मतलब आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोच की निगरानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हर जगह। अगर आपने 1% भी आपकी कोई गलती है और आपके इंजरी हुई तो वो आपका बिल्कुल मतलब गेम ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। अभी सरकार से हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, हमें ग्राउंड भी मिला हुआ है SMS में। तो सरकार बिल्कुल हमें सहयोग तो कर रही है व्यवस्थाओं में, और हमें अभी कोई शिकायत नहीं है सरकार से। चलिए, सरकार से कोई शिकायत नहीं है और ये अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐश्वर्या, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि अधिक मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग, ये दोनों चीज़ें कितना महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए? जी देखिए, जब करियर काउंसलिंग की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितने लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं अपने गोल को पाने के लिए आप ज़रूर लें, लेकिन एंड में डिसीजन हमेशा आपका खुद का होता है। बहुत से लोग होंगे जो आपको अलग अलग तरह की एडवाइस देंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो यूपीएससी की कोचिंग के सेंटर्स दुनिया भर में, देश भर में खुले हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज़ काम आती है। तो अगर मैंने बिना कोचिंग के अगर पढ़ाई की तो इसका सिंपल सा ये रीज़न था कि बचपन से ही मैंने विदाउट ट्यूशन, विदाउट कोचिंग पढ़ाई की, तो वो मेरा स्टाइल था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि व्यवस्था, सर्कमस्टेंसेस, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ मैटर करता है। तो अगर कोई बच्चा रूरल एरिया से आया है, गांव से आया है, या उसे कुछ लगता है कि मेरे में ये कमी है, तो मुझे लगता है ऐसे उसमें करियर काउंसलिंग और सपोर्ट लेना मेंटोर्स का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुले दिल से जाकर, बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड आपका खुद का लक्ष्य बहुत क्लियर है। तो आप अपने माइंड में अपना गोल क्लियर रखें और जितनी हेल्प आप ले सकते हैं लोगों की ज़रूर लें। उसमें आई थिंक करियर काउंसलिंग काफ़ी हेल्प करती है युवाओं को एक सही रास्ता दिखाने के लिए। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, मेरा आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आप बात कर रही हैं, काउंसलिंग की बात कर रही हैं, मार्गदर्शन की बात कर रही हैं, पढ़ाई की बात कर रही हैं, मैं सिर्फ बहुत कम समय हमारे पास, उसमें ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि 1 घंटे पढ़ लिए तो अब तो हमने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया है। आप तो कह रही हैं कि आप 10-10 घंटे पढ़ती थीं। ऐसे में अपना ये टाइमिंग बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि 1 घंटे से 2 घंटे पे चले जाएं, 2 से फिर 3 पे जा सकें, फिर आपकी तरह 10 तक भी पहुंचें और 93 रैंक जो आप लाई हैं वहां तक भी जा सकें? देखिए, हमेशा हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो हम वो काम करें जो हमें सही में पसंद है, या हम जो काम कर रहे हैं उसी को अपनी पसंद का बनाने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि यूपीएससी की प्रेपरेशन में आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट, अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें तो वो ऐसा चूज़ करें जिसमें आपको रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपने पढ़ने की कैपेसिटी जो है बढ़ानी है तो आप इनोवेटिव इस्तेमाल कीजिए। इनोवेटिव बहुत सारे वेज हैं जिससे आप अपनी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किताब खोलकर ही सारे दिन बैठना है। आप ऑडियो फॉर्मेट में कुछ चीज़ें सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कुछ चीज़ें चारों तरफ जो है ज्ञान
बंट रहा है, आप जहां से ले सकते हैं लीजिए। तो मुझे लगता है वो 3 इडियट्स का जो डायलॉग है वो बिल्कुल सही है। तो अलग अलग इनोवेटिव वेज आप इस्तेमाल कीजिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए। एंड जैसे जैसे आप प्रिपरेशन जी। में आते जाएंगे आपको मजा आता जाएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पेपर सॉल्व करेंगे अपने आप जी। आपको लक्ष्य आपका और करीब आता जाएगा और आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैजल यादव, हिमांशु लांबा, तनिष्का गांधी और अनन्या, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए और एक दिशा दी, उन युवाओं को एक सोचने की शक्ति दी, जो आपने किया अपने हौसले से, जो हासिल आपने किया। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।